요리 반찬 이런 거 이런 거 이런 거 आप कल्पना करिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। एक कोरिया स्टोर में हूँ 이런 거밖에 없어요. और ये मैं खाना देख रहा हूँ। ये इनसे पूछ रहा हूँ कि 이거 안 돼. 이거 고기 안 돼. 이거 안 돼. 이거 안 돼. शुद्ध शाकाहारी 안 돼. 이거 안 돼. कहाँ मिलेगा, कौन सा व्यंजन है। ये पूरा स्टोर देख ली। 이런 거. अंग्रेजी की तरह। 예, दिस इज अ गुड फॉर मी। 예. ओके ओके दिस वन। 예. 여기 다 दिस आल्सो। 이거 명이나물. देखिए कुछ कुछ मैं ट्रांसलेशन करके इनको दिया हूँ। ये देखिए ट्रांसलेशन कोरियाई में, और ये बता रही है कि देखिए क्या क्या खाया जा सकता है। मेरा भाग्य है कि कुछ यहाँ मिल जाएगा। देखिए प्रयास कर रहा हूँ मैं। ये सुपर स्टोर है यहाँ का, और कोरियाई महिला से मैं अभी थोड़ा बहुत संवाद कर रहा हूँ। ये देखिए प्याज 100 ग्राम, ये 100 ग्राम का मतलब 1 किलो 2180 वॉन्ग का है। 2180 वॉन्ग इसका अर्थ है। हाँ देखिए पकड़ के मुझे ले जा रही, कुछ बताएंगी ये कि क्या खाया जा सकता है। देखिए दिस वन। वाह ओके हाउ मच। 아니 돈 No. How much? No. दिस इज 서비스. ओ गिफ्ट। वाह 서비스. देखिए महिला ने मुझे हाँ 이거 देखिए कितने प्रेम से जो है महिला मुझे अलग अलग स्थान पे घुमा रही है। 이거 없어. हाँ 오케이? हाँ इसमें कह रही कि अंडा है, मछली है, मांस है। 새우 없어. हाँ और ये 이거 कह रही 없어. कि 그냥 맛있게. ओके, ये कह रही कि ये खा लो आप। मैं मुझे गिफ्ट दिया गया है, मैं अभी कुछ सामग्री क्रय करूंगा जो मेरे योग्य है, फल फ्रूट खरीदूंगा, है ना। मैं आपको दिखा रहा था कि 15 गुना है। हम 1 रुपए देते हैं तो ये हमको 15 रुपए देते हैं, तो 2180 रुपए किलो का ये प्याज है। इसका अर्थ है कि 100 रुपए का 1500 रुपए हुआ, तो 150 रुपए किलो ये प्याज है। बहुत महंगा नहीं है, 150 रुपए किलो ये प्याज है। देखिए है ना, ये लेकिन ये वाला प्याज महंगा है। ये 250 रुपए किलो है ये प्याज। ये दूसरा वाला जो लाल प्याज है। इस प्रकार ये देखें इस सुपर स्टोर में ये शकरकंद है। शकरकंद सस्ता है, लगभग 500 का है ये, सॉरी 50 रुपए का किलो है। 50 रुपए किलो है ये, ठीक है। ये गोभी वगैरह है इधर, ये गोभी मूल्य महंगा है बाकी चीज़ों का, कुछ चीज़ें सस्ती है, बाकी सब महंगा है। मैं आपको ये सुपर स्टोर घुमा देता हूँ। जेजू आइलैंड है ये कोरिया का। यहाँ मैं सामग्री क्रय कर रहा हूँ, और दक्षिण पूर्व एशिया में जैसे सब स्टोर में ये वाइन मिलते हैं, दारू मिलती है, यहाँ भी इस प्रकार ये देखिए रखा हुआ है। मलेशिया में थोड़ा समस्या है, बाकी सब स्थान पे ये चीजें उपलब्ध हैं। ये महिला मिली हमको, बहुत ही सहयोगी प्रकृति की है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए मैं इनसे बात करूंगा। इंग्लिश की ऐसी तैसी वाले सीरीज के लिए अगर वो
स्वीकार कर लेंगे मेरे प्रस्ताव को तो हम उनसे बात करेंगे। बाकी ईश्वर ही हम लोगों का विशेष ध्यान रखे। मित्रों, आपने कोरियाई स्टोर का मेरा वीडियो देखा। जिस वीडियो को आप देख रहे थे उसमें कोरियाई महिला की उदारता और भाषा विहीन संवाद का स्वरूप है। मैं इस कोरियन स्टोर में अपने लिए कुछ शाकाहारी भोजन ढूंढ रहा था। पूरे स्टोर में मुझे नहीं दिखा। मैं जब ट्रांसलेट कर रहा था गूगल से तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जिसपे समुद्री जीव अथवा पशु मांस ना हो। मैंने गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी से कोरियाई, अंग्रेजी से कोरियन और वहाँ स्टोर इंचार्ज को दिखाया। स्टोर इंचार्ज ने मुझे कहा कि ये आपकी सहायता करेंगी। तो जिस महिला को आप देख रहे थे मेरी सहायता करते हुए, तो वो एक सबसे पहले मुझे उन्होंने ये उपहार दिया। ये डम्पलिंग है। डम्पलिंग ये मैदे का होता है। इसके भीतर बीन्स भरा होता है, राजमा को पहले ये लोग शक्कर या गुड़ से या मदरस से उबालते हैं और उस पर नारियल का चूरा, काली मिर्च डाल के उसकी फिलिंग करके, यानी ऐसा भर के, और फिर स्टीम देते हैं, पकाते हैं। तो वो उन्होंने मुझे पहले उपहार दिया। लेकिन मैं चूँकि भोज सामग्री दूसरी ढूंढ रहा था तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया कि आप ये खा सकते हैं, ये आपके लिए अनुकूल है, ये शाकाहारी ही है, इस पे कुछ भी ऐसा तत्व नहीं है जिसपे जो आप नहीं चाहते हैं। यानी ना इसमें श्रिम्प है, न केकड़ा है, न बीफ है, न पोर्क है, न फिश है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मांस के श्रेणी में आता हो। इवन फिश सॉस जो होता है, मछली का सॉस बनता है, ओएस्टर का सॉस बनता है। ओएस्टर मतलब घोंगा होता है, घोंगा के भी सॉस यहाँ बहुत खाते हैं। तो ये चीज़ भी नहीं है। सोया सॉस से निर्मित है, खट्टा करने के लिए मसाले हैं। मसाले में कि उस पर मिर्च है और सोयाबीन का ही एक विशेष वो बनाते हैं सॉस। यहाँ विशेष प्रकार का सॉस बनता है, वो है इसमें उसको खट्टा करने के लिए। और वो मिर्च है, लाल मिर्च। तो इस प्रकार ये टोफू मैंने क्रय किया। ये है लगभग 250 ग्राम। इसका मूल्य है 4000 वोंग। कोरियाई मुद्रा है वोंग, WON, वॉन। तो एक वॉन अथवा ऐसा मानिए कि हम जब यहाँ एक वॉन हमको, नहीं ऐसा मानिए कि हम जब, हाँ ये हमको 15 वॉन देंगे, हम 1 रुपए देंगे अपने यहाँ का। मतलब 15 गुना हमारी मुद्रा स्ट्रांग है। तो लेकिन सामग्री महंगा है यहाँ। तो जब हम इसको 4000 वॉन हमने इसका भुगतान किया तो हमको ये मिला। 4000 वॉन का अर्थ है कि लगभग जो है 280 से 300 रुपए के आस 15 ते 280 से 300 रुपए के आसपास ये मुझे टोफू मिला। लेकिन जो भी व्यक्ति
शाकाहारी है, शुद्ध शाकाहारी है, उनको एक और मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि साउथ ईस्ट एशिया में आके आप जो है केवल टोफू नाम से ही भ्रमित मत होइए अथवा निर्भर मत होइए, क्योंकि टोफू जो हम लोग जानते हैं मूल रूप से वो सोयाबीन का होता है, लेकिन कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कोरिया, चीन, जापान में, यहाँ तक कि इंडोनेशिया का बाली द्वीप में, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं है, वहाँ ये सुअर के खून को जमा के बनाया जो तत्व है उसको भी ये लोग रेड टोफू बोलते हैं, मतलब लाल टोफू। अंग्रेजी में उसको कोलार्ड बोलते हैं। संभवतः ऐसा मैंने पढ़ा है कि संभवतः ये अमेरिका और यूरोप में भी पहले खाया जाता था। अब क्या स्थितियां हैं पता नहीं, पहले इसको खाते थे वहाँ। यहाँ तो बहुत आयात, हर सुपर स्टोर में ये मिल जाएगा आपको, जो परंपरागत इनके जो भोजनालय हैं यहाँ मिल जाएगा। तो भ्रमित मत होइए कभी इस क्षेत्र में आके कि टोफू क्या है। तो टोफू जब आप कहें तो ट्रांसलेट करके बताएं उनकी भाषा में कि भाई सोयाबीन का टोफू चाहिए, रेड टोफू नहीं चाहिए। इसी प्रकार यदि आप नाश्ते के टेबल में हैं, भोजन के टेबल में हैं, तो ढेर सारा मक्खन जैसा दिखने वाला तत्व देख के आप उसे मक्खन मत समझ लीजिए कि वो दूध का ही मक्खन होगा। यहाँ सुअर के मांस, सुअर की चर्बी और बैल भैंस की चर्बी से एक तत्व बनाया जाता है, जिसको सुअर की चर्बी का जो बनता है उसको इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया अंदर से उसकी बाली में, इंडोनेशिया का द्वीप है, उसको बॉबी बटर बोलते हैं, मतलब सुअर का वो मक्खन है। और इस क्षेत्र में उसको कुछ और बोलते हैं, लेकिन बहुत आयात वो खाया जाता है। अंग्रेजी में उसको लार्ड कहते हैं, LARD, जो पशुओं के चर्बी से बनता है, स्पेशली बैल भैंस की चर्बी से जो बनाते हैं उसको लार्ड कहते हैं। तो खाने के टेबल में इतना सारा रख देंगे और यहाँ के लोग खूब उसको ब्रेड में, और जो यहाँ स्वीट कॉर्न मिलता है भुट्टा, उस पर ऐसा लपेट के और नमक डाल के, मिर्च डाल के खूब खाते हैं। तो कभी इस क्षेत्र में आपका भ्रमण हो और आप शाकाहारी भोजनालय नहीं मिल रहा हो, तो आप इन चीज़ों को अध्ययन कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या आपके खाने योग्य है, क्या आपके खाने योग्य नहीं है, क्या निषेध आप अपने लिए कर रखा है, तो आपके लिए सार्थक होगा। तो मैं आपको जैसा बताया कि कोरियन महिला ने किस प्रकार मेरा हाथ पकड़ के अलग अलग वस्तुओं को दिखा रही थी, बता रही थी कि क्या खाना चाहिए आपको, क्या नहीं खाना चाहिए। उस महिला ने पूरा स्टोर घुमाया मुझे, क्योंकि मेरी अपनी सीमाएं हैं वीडियो बनाने की। अब मैं उसकी उदारता देख के बहुत वीडियो नहीं बना रहा था। मैंने कहा पहले इनके साथ घूम लूँ, समझ लूँ क्या क्या कहना चाह रही हैं। वो एक एक खाद्य पदार्थ को उसने बताया कि इसमें क्या पॉर्क है, क्या किसमें बीफ है, किसमें केवल श्रिम्प है। श्रिम्प एक छोटी छोटी मछली होती है, बहुत छोटी छोटी मछली, उसको पीस के पेस्ट चटनी बना के खाते हैं यहाँ लोग, वो भी है श्रिम्प। यहाँ की बहुत सारे ऐसे, जो चबेना जैसा हमारे यहाँ होता है, चना चबेना, तो वो मूंगफली
और मटर, और उसके भी ऊपर कोटिंग करके जो है, पहले पेस्ट बना दी है, कोटिंग कर, जैसे हमारे यहाँ भजिया जी मतलब बेसन का कोटिंग कर देते हैं मूंगफली वगैरह में, चना वगैरह में, तो इस प्रकार उसकी कोटिंग करके और तल के बेचते हैं। तो इस प्रकार के सावधानी रखेंगे तो आपके लिए सार्थक होगा, यदि आप मांसाहारी नहीं है, मांस भोजी नहीं है तो। और हमारे यहाँ जैसे पापड़ होता है, तो कहीं कहीं उसको क्रिस्पी क्रैप बोलते हैं, वो भी यहाँ समान रूप से सुअर का जो ऊपरी परत, जो भीतर का सेकंड परत होता है चमड़ी के अंदर का, उससे बनाते हैं। सुअर की चमड़ी का ऐसे बड़े बड़े, जैसे हमारा चावल के पापड़ बनते हैं, वैसे ही ऐसे मोटे मोटे जो है ऐसे रखे रहते हैं। यहाँ के लोग उसको बहुत रुचि के साथ खाते हैं। तो ऐसा कुछ अगर देखें कि पापड़ जैसा कहीं रखा हुआ है, तो आप उसे चावल का पापड़ मत समझें, वो सुअर की खाल के नीचे का जो भाग होता है चर्बी, उसका भी हो सकता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खान पान है। जैसे मैं जब म्यांमार गया था, म्यांमार बर्मा जिसको बोलते हैं, उसकी राजधानी यंगून गया था, तो वहाँ हिरन के मांस का प्रचलन है। वो सब ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं लोग। तो हिरन के मांस में वो उनके पास अचार भी पा जाएंगे, और दुनिया भर की जो भोज्य पदार्थ होता होगा, ईश्वर जाने क्या क्या है, वो सब मिलता है वहाँ। और मलेशिया में तो दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं, सुअर का भी और उसका भी, क्योंकि चाइनीज़ भी बहुत हैं, बुद्ध को मानने वाले हैं, और मुस्लिम देश तो है, इसलिए वहाँ बहुत बाध्यता नहीं है। वहाँ शाकाहारी भी चीज़ें उपलब्ध है बहुत, और मांस का सुअर का भी है, और उसका भी है, बैलों का भी है, भैंसों का भी है। लेकिन इंडोनेशिया का आप अगर जावा जाएं, तो जावा में केवल और केवल जो है भैंस का, बैल का मांस उपलब्ध है, उसी के तत्व उपलब्ध हैं जो बने हुए। सुमात्रा तो शरिया लागू है, जो मुस्लिमों का एक आंतरिक उनकी व्यवस्था है, कानून है जो है, उसके जो फॉलो करते हैं, तो वो शरिया लागू है। तो वहाँ तो संभव नहीं है कि सुअर का कुछ तत्व परोसा जाए। लेकिन बाली यदि आप जाते हैं, तो बाली में आपका बैल और गाय का कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हिंदू हैं वहाँ लगभग 82%, बाकी ईसाई हैं, और मुस्लिम हैं, बौद्ध हैं थोड़े बहुत। तो आपको ये तत्व नहीं मिलेगा। हाँ, सुअर उनका घर घर खाए जाने वाला उनका वो भोज्य है। बड़ा सुअर वो पूरा का पूरा उसको रोस्ट करते हैं, ऐसा वो बड़ा जुगुप्सा जताता, वो जगाता है। अब हमारे लिए, चूंकि हम तो मांसाहारी नहीं हैं और ऐसे चीज़ों को देखे नहीं हैं, लेकिन वो पूरा पूरा सुअर ऐसा लगता है कि 200 किलो का खूब बड़ा सा होता है। उसको ऐसा जो है ना, वो बीच में रात डाल के, और ऐसा जो है कम से कम 3 4 5 घंटे उसको पकाते हैं। तो वो भी हर घर में खाया जाता है। और उसी का वो जो, जिसको वो बॉबी बटर कहते हैं, वो वहाँ बहुत आयात मिलता है। 100% हराम का बोर्ड लगा होता है कि आप जो है यहाँ हलाल उपलब्ध नहीं है, यहाँ हराम उपलब्ध है। तो 100% हराम का तत्व है वहाँ। तो इसका अर्थ है कि वो निषेध है कि मुस्लिम अगर नहीं खाना चाहें तो मत खाएं। तो वो हिंदुओं के लिए, जो वहाँ के हिंदू हैं, उनके लिए संकेत है कि हमारे यहाँ जो है हलाल का चीज़ उपलब्ध नहीं है, हराम का है। उसको पवित्र मानते हैं वहाँ। अगर हराम कह रहे हैं तो मतलब हमारे लिए पवित्र है, उनका कहना होता है वो बाली निवासियों का। आप देखेंगे फ्रिक्वेंटली बोर्ड लगा होता है बहुत उस पे।
तो 100% हराम स्टोर। तो ये खान पान का वो है। थाईलैंड का भी मैंने आपको बताया, चियांग राई, चियांग माई जैसे क्षेत्र, तो जहाँ भारतीय पर्यटक नहीं जाते हैं वहाँ इसकी बहुतायत है ऐसे स्टोरों की, जहाँ सुअर का मांस और सुअर का वो खून का वो कोलाड परोसा जाता है। तो जब भी आप यात्रा में आए, वैसे एकल यात्री जो होता है, सोलो ट्रैवलर जो होता है, वो इन झंझावतों को झेलता है, वो अभ्यस्त हो जाता है कहाँ क्या करना चाहिए। जैसे मैं ढेर सारा भोज्य पदार्थ अपने साथ लेके रखता हूँ, अपने देश से आता हूँ जब भारत से, तो सत्तू, चना और कुछ बिस्किट्स और पंजीरी ये लेके आता हूँ। लेकिन जैसे रोटी है 4-5 दिन चल जाए, थेपला जैसी चीज़, और पराठा पूड़ी वो 3-4 दिन से अधिक एसी में रखेंगे तो भी नहीं चलेगा, तो उसकी सीमाएं हैं। लेकिन पंजीरी है, सत्तू है, चना है, ये आप जितने दिन रहना चाहें, महीने 2 महीने, वो चल जाता है। तो मैं इस बार 20 दिन के प्रवास में हूँ, ये सामग्री मैं लेके आया हूँ। मेरे सामने एक और समस्या होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि लो बजट कैरियर मैं उपयोग करता हूँ। लो बजट कैरियर मतलब जो सस्ती फ्लाइट होती है उस पे मैं आता जाता हूँ, तो उसकी वजन की सीमा है। आप केवल जो है अपने साथ हैंड लगेज ले सकते हैं, केबिन बैग, चेक इन बैग नहीं ले सकते। तो कहीं कहीं वो 7 किलो अधिकतम, और कहीं कहीं 5 किलो किसी किसी रूट पे है। अब आप कल्पना कीजिए कि 5 किलो, कुल 20-20 दिन की यात्रा आपने बनाया है प्रोग्राम, और कुल 5 किलो आपको कैरी करना है, तो कैसे करते होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक गर्म कपड़ा रख लिया, और बाकी बहुत बहुत ही हल्के जो कपड़े होते हैं वो रख लिया। तो इस प्रकार 1 किलो का मेरा बैग हो गया, और लगभग 2 किलो का ये पैंट, शर्ट, बनियाइन, अंडरवियर, ये सब जो है अंडरगारमेंट्स हो गए, जिसपे मोजा वोजा सभी, ये एक स्लीपर, ये 2.5 किलो, 3 किलो हो गया। अब 1 किलो मुझे सामग्री एडजस्ट करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि कार्गो ले लेता हूँ, ऐसा पैंट जिसपे ढेर सारे पॉकेट रहते हैं। तो उन पॉकेट पे क्या करता हूँ कि अंडरगारमेंट्स है, और जो एसेसरीज है, जैसे वो मोजा वगैरह है ना, तौलिया अगर रखता हूँ मैं, अपना लुंगी, वो सब उन पॉकेट पे डाल लेता हूँ। तो एक शर्ट एक पैंट जो है मेरा बैग में रह जाता है, बाकी सब मेरे जो है पॉकेट में आ जाते हैं। बाकी कपड़े में पहन लेता हूँ। तो अब बचता क्या है, केवल वो जो खाने पीने की सामग्री है, और कुछ एसेसरीज जैसे कैमरे का स्टैंड है, एडाप्टर है, चप्पल है, वो मेरा रह जाता है बैग में। तो इस प्रकार 5 किलो 7 किलो का जो बैरियर है, जो बाध्यता है, उसको मैं पार कर लेता हूँ। तो कभी आपको भी जब ऐसी कोई यात्राएं करनी हो, पहली बार दूसरी बार अगर आप जा रहे हो, बहुत अनुभव नहीं है, तो मेरा सुझाव है कि आप भी ऐसे ही करें। और अगर आप सोलो ट्रैवलर हैं, फ्रिक्वेंटली आप विजिट करते हैं, तब तो आपको भी अनुभव होगा कि कहाँ क्या कैसे व्यवहार किया जाए। तो आपने वीडियो को देखा, अच्छा लगा मुझे। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मुझे सुझाव दें कि किस विषय पे वीडियो बनाना चाहिए, आपको कौन सा विषय प्रिय है। आपके सुझाव का स्वागत है, मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट्स करेंगे तो। धन्यवाद, नमस्ते।